आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे भौतिकी में, जो हमारा क्लास चल रहा है पहला चैप्टर का। तो उसमें आवेश तुमको क्या हो गया, आवेश एक मौलिक गुण है पदार्थ का, जो कि तुमको इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो आवेशन के हम लोग तीन तरीके हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ाई की थी। एक तो हो गया कि जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो वस्तुएं क्या जाती है, आवेशित हो जाती है। दूसरा था कि जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरी वस्तु लाई जाती है तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संपर्क के कारण चला जाता है। तो यह तुमको हो गया संपर्क के द्वारा आवेशन। तीसरा घटना था जिसको कहते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन का घटना कुछ इस तरह से था कि अगर एक आवेश को हम लोग यहाँ पर रखें तो वह विपरीत अपने विपरीत जो आवेश है यहाँ पर क्या करता है, उसको प्रेरित करता है। क्योंकि ये ऋण आवेश है तो ये क्या करेगा, इसके बगल में जो है अपने धन आवेश को अपनी ओर प्रेरित करेगा, जो कि 1.1 उदाहरण भी है, ये उदाहरण 1.1। तो एक अगर ऋण आवेश को यहाँ रखे तो ये क्या करेगा, धन आवेश को अपनी ओर करेगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसको इधर विकर्षित कर देगा कुछ। तो ये जब विकर्षित हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस आवेश को अगर हम पृथ्वी में डाल दें, अर्थिंग कर दें, अर्थिंग का सिंबल है, ये भूधृत कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा है। उसके बाद क्या बचेगा, इस पर क्या बचेगा, इस यहाँ पर ऋण आवेश रहेगा और यहाँ पर क्या जाएगा, इस पर हो जाएगा धन आवेश। तो ये बात तुमको ये कह सकता है कोई कि ये तुमको धन आवेश क्यों नहीं पृथ्वी में जाएगा जब यहाँ जाएगा। तो पृथ्वी में ये नहीं जा पाएगा, इसका कारण यह होगा तुम्हारा कि पृथ्वी में जबकि तुमको ये विपरीत आवेश से आवेशित है, ये जो है विपरीत आवेश जो ये माइनस है इसको प्लस को खींचे हुए है, तो इसके आकर्षण के कारण ये पृथ्वी में नहीं जाएगा, सिर्फ ये ऋणात्मक वाला जाएगा। और जब इसको तार को यहाँ से हटा देंगे, इसको कर्थिंग से काट देंगे तो क्या हो जाएगा तुमको, और तब जब इस वस्तु को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये विपरीत आवेश से आवेशित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तुम्हारा प्लस यहाँ पे आवेश रहेगा धनात्मक, तो यहाँ पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणात्मक, इधर की तरफ धनात्मक। तो ये धनात्मक चला जाएगा जमीन में। तो जब काटने के बाद तार को इसको काट देंगे, तो तार को काटने के बाद क्या हो जाएगा, तार जब कट जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, तार का जब संपर्क करेंगे तो तार कट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो इसमें क्या जाएगा, एक विपरीत आवेश निगेटिव आवेशित हो जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, ये प्रश्न संख्या तुमको 1.1 है, उदाहरण में दिया हुआ। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन से जुड़ा होता है। तीन घटना थी। आज हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे पहला कि आवेशन कैसे, आवेश के गुण क्या क्या है। आवेश का जाहिर है कि एसआई मात्रक क्या था, कूलम्ब लेंगे हम लोग। एक वैज्ञानिक है जिसका नियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कूलम्ब ने, जो तुमको है बल के का जो नियम है कूलम्ब ने दिया है, इसलिए उसी के सम्मान में आवेश का मात्रक कूलम्ब लिखा जाता है। तो और आवेश को मापने के लिए बताया था यंत्र जिसका नाम है विद्युत दर्शी, जिसे पिछले लेक्चर पढ़ाए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, तो आवेश जो है तुमको योग नियम का पालन, बीजगणित के योग नियम का पालन करता है। आवेश के गुण, पहला आवेश बीजगणित के युजता नियम का पालन करती है, पालन करती है। इसी के आधार पर आवेश को धन एवं ऋण आवेश माना जाता है, धन एवं ऋण आवेश कहा गया है, कहा गया है। उदाहरण के लिए, उदाहरण 5 कूलम, कूलम का संकेत सी है,
5 कूलम एवं -2 कूलम के आवेश संपर्क में आने पर कुल आवेश बराबर 5 कूलम प्लस -2 कूलम बराबर 3 कूलम हो जाता है। ये 5 कूलम प्लस -2 कूलम से कितना हो गया? ये 3 कूलम आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको? ये आवेश का मान हो गया। दूसरा नंबर है तुमको आवेश का संरक्षण रखना। आवेश जो है तुमको प्रकृति में जितने आवेश हैं जो यूनिवर्स में पूरे, वो हमेशा संरक्षित रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल आवेश संरक्षित हैं। आवेशित कणों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है किंतु कुल आवेश किसी भी परिस्थिति में संरक्षित रहता है। कुल आवेश किसी भी परिस्थिति में संरक्षित रहता है। जबकि द्रव्यमान के बारे में जहां तक है, द्रव्यमान को हम लोग ऊर्जा में बदल करके द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आवेश ब्रह्मांड के जो है हमेशा संरक्षित रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह पूरे ब्रह्मांड के आवेश, लेकिन आवेशित कण की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे एक न्यूट्रॉन टूट जाता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। एक न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन के टूटने से क्या बनेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन जो टूटेगा तो बनेगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ई। तो न्यूट्रॉन जितना, तो इसका जो है कुल आवेश जो है, पहले जो प्रतिक्रिया के पहले ये जो न्यूट्रॉन है, इसका कुल आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है और प्रोटॉन का भी आवेश जितना धनात्मक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है। तो इसका भी जो क्या होगा? शून्य हो गया। जैसे उदाहरण के न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन देता है। जिससे दो आवेशित कण उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। किंतु आवेश का योग टूटने के पहले एवं बाद में शून्य है, अर्थात आवेश संरक्षित है। तो आवेश क्या रहेगा? संरक्षित है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट गया, इस तरह से क्या होगा? आवेश संरक्षित रहेगा। तो आवेश के संरक्षण का ये नियम हो गया। तुमको जहां तक कि एक और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए, कि जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, तो यह आवेश के संरक्षण का उल्लंघन है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? फिर से इस प्रश्न को सुनो। जब दो वस्तुओं को दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर कैसा आ जाता है? धन आवेश आ जाता है, और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आता है। तो जब आवेश आ गया, पहले तो आवेश नहीं था दोनों में किसी पर, तो क्या ये आवेश के संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है? इसका जवाब क्या हो सकता है?
तो सोच सकते हो, और तुम वीडियो को रोक करके भी सोच सकते हो। मैं इसका जवाब दे देता हूं। आवेश, जब हमने पहले जो है तुमको रगड़ने से पहले कांच के छड़ एवं रेशम पर कुल आवेश शून्य है, रगड़ने के बाद भी कुल आवेश शून्य ही रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। अगर कांच के छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश, तो दोनों को जोड़ दीजिए बाद में भी, तो आप शून्य ही पाइए। जितना धन आवेश उत्पन्न हुआ उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही ऋण आवेश रेशम पर हुआ है। क्योंकि एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया, तो दूसरे में जो है, दूसरे में जिसमें गया उसमें ऋण आवेश आया, जिससे निकला उस पर धन आवेश आया। कांच के छड़ से निकल करके कहाँ गया? रेशम कपड़े में गया, तो कांच पर धन आवेश और रेशम कपड़े पर ऋण आवेश आता। जितना इस पर धन आवेश उतना ही उस पर ऋण आवेश। इसलिए क्या हुआ? आवेश का स्थिति इस प्रक्रिया में आवेश क्या रहा? संरक्षित ही रहा। तो रगड़ने पर जो कि लगता है आवेश क्या होता है? संरक्षित ही रहता है। जिसको नोट करके लिख भी सकते हो कि रगड़ने पर, रगड़ने की प्रक्रिया में दो आवेशित पदार्थ उत्पन्न हुए, लेकिन पहले भी कुल आवेश, रगड़ने के पहले भी कुल आवेश शून्य था और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश शून्य है। अर्थात यह आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करती है। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसलिए आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया आवेश के संरक्षण का। तो कोई भी दो वस्तु का रगड़ने तो आवेश के संरक्षण, दो नियम हो गया। तीसरा नियम है तुमको कि आवेश जो है तुमको हमेशा क्वांटीकृत होता है, क्वांटमीकृत होता है। आवेश जो है तुमको किसका गुणक होता है? आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है। कोई भी प्रकृति में कोई भी आवेश है उसे हम लोग आवेश किसका गुणक कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है। इसको हम लोग कहते हैं आवेश का तीसरा गुण है। पहला दूसरा लिखा, तीसरा गुण आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है। आवेश का गुणक होता है, अर्थात आवेश क्वांटमीकृत है, क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक है। तो Q बराबर क्या कहते हैं? Ne, इसको कहते हैं Q बराबर Ne, जहां N बराबर पूर्णांक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, और E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तुम्हारा, ये इसका हमेशा वर्ग होगा, क्योंकि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण कारण उत्पन्न होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो क्या जाहिर है कि वह पूर्णांक में भी होगा। वह क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी 5.2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? आवेश भी तो उसी का गुणक होगा। एक इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है उसके गुणक में या तो जिससे निकल के जाएगा उसको तो धनात्मक उतना हो जाएगा, दूसरे पर उतना ऋणात्मक होगा। तो जाहिर है कि ये तुमको ऋणात्मक n का मान धनात्मक ऋणात्मक जरूर हो सकता है, क्योंकि एक से निकलेगा और एक में जाएगा। तो दोनों को इसके आधार पर आवेश इसी का हमेशा गुणक होगा। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है, जिसे हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। जैसे कि इससे जुड़ा हुआ तुमको है ये आवेश का कौन सा सिद्धांत हो गया? आवेश का 3 नियम हुआ। आवेश जो है बीजगणित के योग के नियम का पालन करेगा, एक नियम। आवेश दूसरा है कि पूरे दुनिया ब्रह्मांड के आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं, लेकिन आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल सकती है। तीसरा था तुमको कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है, अर्थात आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकरण कहते हैं इसको। तो क्वांटम मतलब क्वांटम में इसके आवेश से कम नहीं हो सकता, इसका 1 गुना 10 गुना 50 गुना एक पैकेट के रूप में रहेगा आवेश, इसलिए इसे क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं।
जैसे कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा हुआ क्लास 11 में, वो कहता है कि विकिरण की ऊर्जा हमेशा h न्यू के गुणक में होता है। h जहां पे प्लैंक स्थिरांक कहलाता है, न्यू उसकी आवृत्ति कहलाती है। जैसा कि क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्लास 12 फिजिक्स में ही पढ़ाएंगे इसको बाद में आगे अंतिम में जाकर के सब है चैप्टर। तो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया क्या, किसके बारे में हो गया, क्वांटम कृत होता है। अब से एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या 6 गुना 10 पर -19 कूलम आवेश संभव है? संभव है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कैंसिल करते हैं इसको। तो Q बराबर NE, इस सूत्र बनाएंगे। तो ये हो गया 6 गुना 10 पर -19 कूलम बराबर M गुना 1.602 गुना 10 पर -19 कूलम। तो N बराबर हो गया 6 गुना 10 पर -19 बटे 1.6 गुना 10 पर -19। तो यह आ गया 2 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो 1.6 है तो 3.8 वगैरह कुछ भी आ जाएगा। पूर्णांक संख्या नहीं है, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात यह आवेश संभव नहीं है, अर्थात यह आवेश संभव नहीं है, अर्थात यह आवेश संभव नहीं है, यह आवेश संभव नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया। बड़े आवेश में, चूंकि आवेश, हालांकि यह इतना छोटा आवेश है कि आवेश हमेशा सतत प्रतीत होता है। बड़े आवेश में, जैसे कि इसे आवेश के क्वांटमीकरण का कोई अर्थ नहीं होता है। कहते हैं बड़े आवेश सतत प्रतीत होते हैं, सतत प्रतीत होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश काफी कम है, काफी कम है। इसलिए बड़े आवेश में क्वांटमीकरण का कोई भौतिक अर्थ नहीं। आवेश क्वांटमीकरण का भौतिक सार्थकता नहीं है, भौतिक सार्थकता नहीं है। तो चूंकि यह आवेश 10 पर -19 कूलम को, एक कूलम को कहेगा तो उसके बहुत करीब अगर नहीं भी हो तो एक पर एक उसके बगल का आवेश होगा। एक के बाद दशमलव के बाद 2-3 अंक ज्यादा लोग तुलना करता है। यहाँ तो 18-19 अंक के बाद का दिक्कत की बात आएगी। तो जाहिर सारे आवेश हमको बड़े आवेश मिलते हुए होते हैं। छोटे आवेश में इसमें हो सकता है वो आवेश होगा या नहीं होगा, इसका हम लोग कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया आवेश का क्वांटमीकरण। अब है तुमको तुम्हारी किताब में 2-3 उदाहरण दिया हुआ है। 1.1 तो अभी हमने बताया, 1.2 और 1.3 उदाहरण देख लेते हैं। 1.2 एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.2 देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि 1.2 उदाहरण में एनसीईआरटी उदाहरण 1.2, एनसीईआरटी उदाहरण 1.2, इसको कोई क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जा रहा है प्रति सेकंड। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड स्थानांतरित
किया जाए तो एक कूलम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? एक कूलम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? ये हो गया सॉल्यूशन। देखते हैं तो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में, तो कितना आवेश हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 10 पावर 9 गुना 106 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम बराबर 106 गुना 10 पावर माइनस 10 कूलम। तो प्रति सेकेंड कितना आवेश? प्रति सेकेंड 106 गुना 10 पावर माइनस 10 कूलम का आवेश का स्थानांतरण होता है। अतः एक कूलम आवेश स्थानांतरण में लगा समय बराबर 1/106 में 10 पर माइनस 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा तुमको 6.25 नॉट 10⁹ सेकेंड, जो कि वर्षों में हो गया तुम्हारा इसका। इसको वर्ष में बदलेंगे तो काफी 200 साल के आसपास मतलब जो भी एक साल में ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कि इतना, अगर एक 10 पर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड वगैरह स्थानांतरित किए जा रहे हैं तो कितना समय में एक कूलम, ये एनसीईआरटी का तुम्हारा उदाहरण नंबर 1.2 है। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 106 गुना 10 माइनस 19 कूलम। तो 10 पर 9 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश हो गया? 106 गुना 10 माइनस 10 कूलम हो गया। तो इतना आवेश एक सेकेंड में स्थान होता है। एक कूलम आवेश में स्थान में कितना समय लगेगा? तो इतना समय लगेगा, इतना सेकेंड, जो कि काफी बड़ा समय है। तो एक कूलम आवेश इनफैक्ट बहुत बड़ा आवेश होता है। तो आवेश को जनरली हम लोग माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम का मतलब कितना होगा? 10 पावर माइनस 6 कूलम कहते हैं माइक्रो कूलम। नैनो कूलम 10 पावर माइनस 9 कूलम। पीको कूलम 10 पावर माइनस 12 कूलम को कहते हैं पीको कूलम कहते हैं। तो पीको पढ़ते हैं इसको, पीसी बराबर 10 पावर माइनस 12 कूलम। तो ये सब तुमको काफी, मिली कूलम, एक मिली कूलम ऊपरे में लिख देते हैं। मिली का मतलब जानते हो 10 पावर माइनस 3 कूलम। ये सब आवेश में चर्चा में अक्सर आते हैं, क्योंकि एक कूलम आवेश देख सकते हो कितना समय लगता है। एक कूलम आवेश बड़ा आवेश होता है सामान्यतः, जिसको स्थानांतरण में काफी समय लगेगा। तो ये तुम्हारा 1 अरब इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में स्थानांतरित हुआ तो भी एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लग जाएगा? तो काफी वर्ष लग जाएंगे। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1.2। एक और उदाहरण है तुमको एनसीईआरटी का 1.3, उसको भी देख लेते हैं। 1.1 में तुम्हारा प्रेरण द्वारा आवेशन पर दिया हुआ था, जिसको मैंने बताया, उसको किताब से भी देख लेगा और उसको अपने सीखने की कोशिश करेगा। 1.3 देखो, एनसीईआरटी उदाहरण 1.3। उदाहरण 1.3, 200 ग्राम जल में, मैंने 1 कप जल दिया हुआ जिसका कि 200 ग्राम जल में ऋण एवं धन आवेश की 200 ग्राम जल में ऋण एवं धन आवेश कितना है? कितना है? तो ये तुम्हारा है प्रश्न, इसका देखो हल करते हैं। तो जाहिर है कि हमको पहले जो है कोई भी जल है या कुछ भी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, परमाणु से ही बनता है, परमाणु से अणु बना है जल H2O। तो उसमें भी तुमको क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। कुल आवेश तो शून्य होगा, लेकिन जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक, तो वो कितना है? तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले जो है तुमको संख्या की गिनती के पहले हम लोग मोल का सहारा लेंगे।
तो हम लोग को H2O का अनुभार पहले निकालेंगे। H2O का अनुभार बराबर 1 गुना 2 जोड़ 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम हो गया। 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम में कितना हो गया तुमको? 18 ग्राम जल में 1 मोल अणुओं में, 1 मोल जल के अणुओं में, तो जल का मोल कितना हो गया? 200 ग्राम जल में कितना मोल? 200 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो 18 ग्राम में 1 मोल, तो 200 ग्राम में कितना होगा? 200 बटे 18 मोल, 200 बटे 18 मोल। तो 200 बटे 18 या 100 बटे 9 मोल। तो ये मोल हो गया। अब मोल से पहले क्या था? अणुओं की संख्या कितनी हो गई? अणुओं की संख्या 1 मोल में कितना अणु होता है? 6.022 × 10⁻23 इतना अणु होता है 1 मोल में। इतना अणु हो गया। अब एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है? H2O। एक अणु H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन में 8 होता है, तो 8 को 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक अणु में कितना है? तो जितना अणु निकला उसे गुना कर दो। 100 बटे 9 गुना 6.022 × 10⁻23 इतना अणु है और प्रत्येक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। इतना से गुना हो गया। अब इसको जो है कितना से गुना कर देंगे हम लोग? इसको गुना कर देंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण आवेश है, ऋण आवेश कुल ऋण आवेश बराबर कुल ऋण आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन का हमको आवेश पता होगा, तो कितना हो गया? 106 × 10⁻19 से गुना कर दे। 100 बटे 9 गुना हो गया 6.022 × 10⁻23। ये अणु हो गया। अणु के लिए 10 से गुना कर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आवेश, ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है 106 × 10⁻19 गुना, तो कुल इतना ऋण आवेश आ जाएगा, इतना खुला हो गया। तो अब इसको गुना करेंगे तो 24 पावर इधर हो गया और ये हो गया तुमको -19 है। ये 96487 फैराडे कांस्टेंट से कर देंगे 96487 और इंटू हो गया तुमको 1000/9, तो 11 करीब। तो इतना कूलम का ऋण आवेश हो गया। धन आवेश भी इतना ही हो जाएगा। तुम्हें धन आवेश भी अगर करेंगे तो धन आवेश भी क्योंकि बराबर होता है, जितना तो ऋण आवेश बराबर धन आवेश, दोनों क्या रहेगा? बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1.3 है तुम्हारा दिया हुआ। इसको गुना करके क्या निकाल सकते हो? इसका मान निकाल सकते हो। इस प्रकार से तुमको इसका क्वेश्चन वगैरह तुम बना सकते हो इस तरह का। तो ये तुम्हारा था उदाहरण। अब तुमको जो है इसमें जो तुम्हारा है आवेश का तुमको आज तुमने बताया गया आवेश में योग के नियम का पालन करेगा। दूसरा होगा तुमको आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? तीसरा क्वांटमीकृत होता है। आवेश से हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणक होता है, Q = m। और ये तुमको 2-3 उदाहरण आज जो थे उसको बताया जाए। इसी साथ इस लेक्चर को सॉल्व करना।